Hello everyone, welcome to the second lecture of the chemistry. In the previous lecture, we have discussed about the substance, right? And what is chemistry? We have discussed all the states of this substance like solid state, liquid state, gaseous state. So in the continuation of the second lecture, we will discuss the laws of gas. मतलब कि गैस के कितने लॉज होते हैं ना, उन सारे लॉज को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। चलिए तो लास्ट तक बने रहिएगा सभी लोग। 1 घंटे का लेक्चर होगा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक से हर साल 1-2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हमेशा, तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज ऑफ गैस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें बॉयल्स लॉ। अनदर वन विल बी द चार्ल्स लॉ। थर्ड विल बी द Gay-Lussac's law. Fourth law will be your important Avogadro's law. Fifth will be the Dalton's law of partial pressure. ये सभी नोट करते चलेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये सब। ऑलराइट, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस लॉ, सबको मर्ज करके आइडियल गैस लॉ। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट लॉ विच इज बॉयल्स लॉ। 1-2 क्वेश्चन आपको हर साल यहां से मिल जाएंगे। एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम था बॉयल्स। उन्होंने क्या कहा, देखिएगा, एक कंटेनर ले लीजिए आप ऐसे। इस कंटेनर के अंदर में कुछ गैस रखे हुए हैं। अब इस गैस के वॉल्यूम को मैं अगर कांस्टेंट रखूं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस, ये 4 चीजों के बीच का जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन हमारा लॉज ऑफ मोशन कहलाता है। कौन कौन से पैरामीटर्स? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड amount of substance. So the correlation of these 4 parameters of any gas gives a certain law. कहने का मतलब कि अगर मैं किसी गैस कंटेनर के अंदर में कुछ गैस ले लूं और उसके प्रेशर को मैं कांस्टेंट रखूं, वॉल्यूम को चेंज करूं, टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगा वो रिलेशन कुछ और देगा। फिर कभी मैं नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा वो कुछ और लॉ देगा। इस तरह से टोटल हमारे जो आइडियल 3 लॉज होते हैं वो मिलेगा। तो पहला लॉ जो कि बहुत ही बेसिक है वो डिस्कस करते हैं, बॉयल्स लॉ। गैस से संबंधित है, ये रिलेशन देता है गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो बॉयल जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी भी गैस के अमाउंट को फिक्स रखते हो, है ना, एट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखो आप, एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, होता क्या है, गैस के अंदर का जो प्रेशर होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। अर्थात कि अगर मैं कंटेनर के अंदर गैस के वॉल्यूम को बढ़ा दूं तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रेशर अगर बढ़ा देते हो गैस कंटेनर के अंदर में तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एक्सपेंड होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि वित्त कर्मानुपाती होते हैं। इसको ही हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, जो लोग हिंदी फॉलो कर रहे हैं लोग लिखेंगे कि यदि किसी गैस की मात्रा
तथा तापमान को स्थिर रखें तो गैस का जो आयतन होगा यानी कि जो वॉल्यूम होगा वह उसके दाब यानी कि प्रेशर के वित्त क्रमानुपाती होते हैं। यदि किसी गैस की मात्रा तथा तापमान निहित हो अर्थात कांस्टेंट हो, निहित हो तो दाब आयतन के वित्त क्रमानुपाती होते हैं। वित्त क्रमानुपाती होते हैं। तो ये जो लॉ आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर जो है वह दाब के वित्त क्रमानुपाती होते हैं। इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब यही है ना कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो वॉल्यूम कम होगा, तो P1V1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या आप कह सकते हो P2V2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 हो जाएगा। यही है आपका बॉयल्स लॉ, गैस का बॉयल्स लॉ। मतलब कि एक कंटेनर लिया मैं, इसके अंदर का प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम मान लो V1 है। दूसरा कंटेनर लिया, इसके अंदर में कोई दूसरा गैस है जिसका प्रेशर P2 है और वॉल्यूम अब की बार V2 है। दोनों का टेम्परेचर मैं सेम ले रहा हूँ, यहाँ का भी टेम्परेचर यहाँ का भी टेम्परेचर सेम है। इसके नंबर ऑफ मोल जो होंगे यानी कि जो मात्रा होगी गैस की वो दोनों जगह सेम ले रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि P1V1 इजिकल्स टू P2V2 हो जाता है। तो बॉयल्स लॉ निहित तापमान के लिए वैलिड होता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए बॉयल्स लॉ के लिए। तो प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के वित्त क्रमानुपाती हो जाते हैं। दूसरा लॉ जो था हमारा चार्ल्स लॉ, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो होता है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देता है। कहने का मतलब कि एक कंटेनर है हमारे पास ऐसा, अब इस कंटेनर का नंबर ऑफ मोल यानी कि गैस की मात्रा को और अगर प्रेशर को मैं कांस्टेंट रख दूं, इसको अगर ना बदलूं मैं कांस्टेंट रखूं, तो सिर्फ टेम्परेचर अगर मैं चेंज करता चला जाऊं, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम भी चेंज होगा। वॉल्यूम भी चेंज होगा, कैसे बढ़ेगा? अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन वी से दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बिल्कुल सही। अब की बार वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। अर्थात कि जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ पे देखा होगा आपने, जब आप दूध को गर्म करते हो देखा होगा बॉयल होता है, तो अगर ढक्कन ओपन करके सस्पेन को ओपन करके अगर बॉयल करते हो तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है ऐसे। नीचे से हम लोग क्या करते हैं, इसको दूध को बॉयल करते हैं तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं होता है, वो तो फिक्स है। तो जैसे जैसे नीचे से तापमान बढ़ाते हो देखा होगा इसका वॉल्यूम जो है उस तरह से बढ़ता है और इस तरह से दूध जो है वो उबलने लग जाता है। तो हो गया प्रूफ, चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है ना। बॉइलिंग ऑफ मिल्क में कौन सा लॉ लग गया? चार्ल्स लॉ लग गया, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, दूध की मात्रा कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हो वैसे वैसे दूध का आयतन जो होता है वो बढ़ता है, वो बॉयल करना शुरू होता है। तो यहाँ से निकल के आ गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आते हो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो V बाई टी जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो V बाई टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो दो कंटेनर लेता हूँ मैं, दोनों कंटेनर में पदार्थ की मात्रा सेम ले लेता हूँ, यानी गैस की मात्रा सेम ले लेता हूँ, प्रेशर भी सेम ले लेता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका वॉल्यूम में बढ़ाऊंगा, जिसका वॉल्यूम में बढ़ाऊंगा उसका क्या हो जाएगा?
टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या कह सकते हैं जिसका टेम्परेचर बड़ा होगा उसका वॉल्यूम अपने आप बड़ा होगा। तो V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं। यही है आपका चार्ल्स लॉ। बॉइलिंग ऑफ मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ द चार्ल्स लॉ। तीसरे लॉ की बात करते थे जो कि गे-लुजैक्स लॉ है। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। गे-लुजैक्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम था गे-लुजैक। उन्होंने रिलेशन दिया था किसी गैस कंटेनर का अगर अब की बार में वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, है ना, पदार्थ की मात्रा और वॉल्यूम अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो रिलेशन किसके किसके बीच मिलेगा, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अगर कोई गैस है, इस गैस का अमाउंट फिक्स कर दूं मैं और उस गैस का मैं आयतन यानी कि वॉल्यूम फिक्स कर दूं मैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन मिलने वाला है अभी हमें। तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कब? जब हम वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं। तो यह लॉ हमारा गे-लुजैक्स लॉ कहलाता है। तो क्या कहेंगे कि एट फिक्स्ड amount of gas, at fixed amount of gas and constant volume the pressure is directly proportional to temperature, is directly proportional to temperature। अर्थात कि जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या इस सब कह सकते हैं कि P/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हम दो केस लेते हैं। एक कंटेनर का प्रेशर P1 है, उसका अगर टेम्परेचर T1 है, और दूसरे कंटेनर का प्रेशर P2 है और टेम्परेचर T2 है, तो ये रिलेशन जो है वो वैलिड है और ये हमारा गे-लुजैक्स लॉ कहलाता है। गे-लुजैक्स लॉ वैलिड किस चीज़ के लिए है? जब क्या चीज़ कांस्टेंट हो, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेम हो, उसके लिए गे-लुजैक्स वैलिड होता है। रिकॉल कीजिए मेरे साथ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आई होप इट इज़ क्लियर कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देने वाला लॉ गे-लुजैक्स लॉ है। चार्ल्स लॉ किसके किसके बीच रिलेशन देता है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच रिलेशन देता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। और बॉयल्स लॉ किसके किसके बीच रिलेशन देता है? प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच रिलेशन देता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये तीनों लॉ कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे जो कि हमारा होगा एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ। देखिए, साइंटिस्ट का नाम ही था एवोगाड्रोस। इसको हम लोग वॉल्यूम क्वांटिटी रिलेशन भी कहते हैं। वॉल्यूम क्वांटिटी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। वॉल्यूम क्वांटिटी रिलेशन कहने का मतलब कि अगर कोई एक कंटेनर है हमारे पास और इसमें मैं प्रेशर, टेम्परेचर और रिलेशन मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देता हूँ, तो जितना ज़्यादा मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा इस कंटेनर का उतना ज़्यादा उसमें गैस की मात्रा आ जाएगी। मतलब कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सॉरी टेम्परेचर, at constant pressure and temperature the amount of gas in a container is directly proportional to the volume of gas। मतलब कि मैं प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया तो इसके अंदर जो गैस की संख्या होगी यानी गैस की मात्रा जो होगी वो वॉल्यूम बढ़ाने पे बढ़ेगी, है ना। इसी को हम लोग एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको कि यदि किसी गैस का तापमान और दाब
स्थिर रहे तो उस गैस का आयतन गैस की मात्रा के समानुपाती होती है। यदि किसी गैस की दाब तथा तापमान स्थिर रहे तो गैस की मात्रा उसके आयतन के समानुपाती होते हैं। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा कि वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़ेगा, अर्थात वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कांस्टेंट। मतलब कि V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। ये इक्वेशन कहीं दिख जाए तो समझ आना कि ये एवोगाड्रोस लॉ की बात हो रही है। यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। हम जानते हैं ना कि गैस की मात्रा को हम मोल में व्यक्त करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में व्यक्त किया जाता है? मोल में व्यक्त किया जाता है। और एक मोल में कितने अणुओं की संख्या होती है? नोट करके कुछ चीजों को लिख लेंगे हम लोग। एक मोल में एक एवोगाड्रोस नंबर के बराबर अणुओं की संख्या होती है। गैस की अणु कितनी होती है एक मोल में? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं किसी गैस के। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻3, और इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास तीन फॉर्मूला है। जब भी मोल निकालना हो तो एक तो काम करना कि मास ऑफ गैस को डिवाइड कर देना उस गैस के मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास तो पता ही होगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जैसे कि हम ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो वो 16 हो जाता है। ऑक्सीजन गैस O2 की बात करते हैं तो 32 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से हर एक गैस का अपना मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मान लो कि 2 ग्राम आपको गैस दे रखा है ऑक्सीजन O2 का, तो उसका मोल कितना हो जाएगा? क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड दी मोल इन 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो आंसर इसका हो जाएगा मोल इज इक्वल्स टू 2 ग्राम बटे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 16 गुना 2 32। तो 1/16 संख्या हो जाएगा मोल की। ठीक है। और अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ दिया तो मतलब इसमें कितने कण होंगे, कितने एटम होंगे, है ना। 1/16 में कितने कण पूछ दिया तो क्या करोगे? इसको 6.023 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना इस 1/16 से, बस आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। एक और फॉर्मूला है मोल निकालने का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दीजिए एवोगाड्रोस नंबर से। और एवोगाड्रोस नंबर क्या है? एवोगाड्रोस नंबर हमारा अभी जस्ट पढ़ा ना, ये इसी को तो एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, Na। तो संख्या है ना 6.023 इंटू 10⁻23, इसी को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस दे रखे हों तो उसको आप एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगे? मोल्स मिल जाएंगे। या एक और फॉर्मूला होता है मोल निकालने का वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम अगर दे रखा हो, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो उसको 22.7 लीटर से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.7 लीटर ऑफ गैस होते हैं एक मोल में। एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या कह सकते हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एक मोल में टोटल कितने वॉल्यूम होते हैं गैस के? 22.7 लीटर होते हैं हमारे गैस के वॉल्यूम। तो इस तरह से अगर आपको वॉल्यूम दे रखा हो गैस का
तो उसको 22.7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो मोल निकल जाएगा। तो मोल निकालने के लिए कितने फॉर्मूला बता दिए बच्चों हमने? तीन तीन फॉर्मूला निकाल दिया। एक मोल तो बेसिक जो होता है हमारा ये कि मास दे रखा हो किसी गैस का, उसको उस गैस के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिएगा, मोल निकल के आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हो, उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू याद रखना चाहिए आपको, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ये नंबर है। इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मोल निकल के आ जाएगा। या फिर आपको किसी गैस का वॉल्यूम यानी कि आयतन दे रखा हो, उसको 22.7 लीटर से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको उस गैस का मोल पता चल जाएगा। मोल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि गैस कितना अमाउंट है, किसी कंटेनर के अंदर में कितने अमाउंट है हमारा गैस का, वो अभिव्यक्त करता है हमारा मोल। ठीक है, तो हमने कितने लॉज पढ़ लिए, चलिए रिकॉल करते हैं एक बार। हमने अभी तक बॉयल्स लॉ पढ़ लिए, चार्ल्स लॉ पढ़ लिए, गैलुजैक्स लॉ पढ़ लिए और एवोगाड्रोस लॉ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो होगा हमारा, और मोल को भी डिफाइन कर लिया, नेक्स्ट जो होगा हमारा वो हो जाएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में समझिएगा क्या है। पार्शियल मतलब होता है, जानते ही ना पार्शियल मतलब क्या होता है, आंशिक। कहने का मतलब कि एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर के अंदर में बहुत सारे गैसेस हैं, एक गैस नहीं कई सारे प्रकार के गैस हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो सकता है ना, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत तरह के गैसेस हैं। अब अलग अलग गैस का क्या क्या इसके अंदर प्रभाव रहेगा, है ना, किस गैस का कितना प्रेशर रहेगा इस कंटेनर के अंदर में, वो निकालना है हमें। तो बाकी को भूल जाना पड़ेगा और हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि इसके अंदर में एक ही तरह के गैस हैं सिर्फ, जिसका निकालना है ना। जैसे कि मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, न जाने कौन कौन से गैस हैं। तो ऑक्सीजन का गैस मान लीजिए P1 है, नाइट्रोजन गैस का प्रेशर P2 है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर P3 है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर मान लीजिए P4 है। इस तरह से n नंबर ऑफ गैसेस हैं, सबका अपना अपना प्रभाव के वजह से प्रेशर अलग अलग होगा। और इस कंटेनर का मान लीजिए टोटल वॉल्यूम V है और इस कंटेनर का टोटल टेम्परेचर मान लीजिए T है। इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, V है, और इस कंटेनर का टेम्परेचर कितना है, T है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा। तो मान लीजिए कि ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो N1 है, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल जो है N2 है इस गैस में, और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल N3 मान लीजिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स N4 मान लीजिए। तो मैं आपसे पूछूं कि प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन का, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछूंगा तो क्या होगा, P ऑक्सीजन इंटू टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गैस इंटू R इंटू टेम्परेचर T टोटल हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, तो ये फॉर्मूला हमने रामबान फॉर्मूला जो होता है ना गैस का, जो PV इज इक्वल्स टू nRT होता है हमारा, वो PV इज इक्वल्स टू nRT लगा रहा हूँ। ये PV इज इक्वल्स टू nRT आया कहाँ से, तो PV इज इक्वल्स टू nRT आ रहा है हमारा, इससे पहले जो तीन लॉज पढ़े हमने, इन तीनों लॉज को मिला देने से आता है। बॉयल्स लॉ, गैलुजैक्स लॉ, चार्ल्स लॉ को मिला दीजिएगा आपस में, तो PV इज इक्वल्स टू nRT फॉर्मूला जाता है। यह हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। अब देखो इसी आइडियल गैस इक्वेशन का उपयोग करके हम लोग ऑक्सीजन का प्रेशर ढूंढना चाहते हैं। तो इससे पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए ना आपको, तो N1 इंटू R इंटू टी बाई वी कर लीजिए। इसी तरह से आपको क्या चाहिए, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस चाहिए, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन गैस का मोल कितना है, N2 है, और सभी गैस के लिए टेम्परेचर तो वही होगा और सभी गैस के लिए वॉल्यूम भी वही होगा, क्योंकि एक ही कंटेनर में सब डाल दिए गए हैं। तो नेक्स्ट होगा हाइड्रोजन का H2 का, तो H2 का अगर प्रेशर पूछूं तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल N3 है, R इंटू टी अपॉन वॉल्यूम V, ये तीसरा हो गया। इस तरह से चौथा भी मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए प्रेशर आपको,
तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल इंटू आर इंटू टेम्परेचर ऑफ द गैस कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, सभी गैस का प्रेशर निकल के आ गया। अब टोटल प्रेशर में पूछूं आपसे कितना होगा, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करोगे, सभी प्रेशर को ऐड कर दो। तो प्रेशर टोटल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर लेंगे। तो इस तरह से देखो, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, आर टी बाई वी हम कॉमन ले सकते हैं क्या, आर टी बाई वी, और ये हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो ये हमारा टोटल प्रेशर बन जाता है। अब इसको हम लोग डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं, डाल्टन्स लॉ को, डाल्टन्स लॉ को कहते हैं कि गैस का एक मिश्रण दे रखा हो तो उसमें गैस का जो कुल दाब होता है वह प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। PO2 PN2 ये सब क्या है, PO2 PN2 PH2 PCO2 क्या है, यह सब आंशिक दाब ही है ना। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है, पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर है। और जब पार्शियल प्रेशर एज्यूम निकालते हो ना आप, तो बाकी गैस को भूल जाओ और ऐसा एज्यूम करो कि उस गैस के उस कंटेनर के अंदर में सिर्फ वही गैस है जिसका आप पार्शियल प्रेशर ढूंढना चाहते हो। अर्थात कि जैसे कि मान लो कि हमें एक कंटेनर के अंदर में ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, राइट। तो हम भूल जाएंगे कि इसके अंदर में बाकी कोई दूसरा गैस है, हम बस एज्यूम करेंगे कि इस कंटेनर के अंदर में सिर्फ क्या है, इस कंटेनर के अंदर में हम एज्यूम करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन गैस ही है। हम नहीं एज्यूम करेंगे कि इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह से हम लोग जब ऑक्सीजन का निकालेंगे पार्शियल प्रेशर तो पूरा वॉल्यूम एज्यूम कर लेंगे कि पूरे वॉल्यूम में सिर्फ ऑक्सीजन ही है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितना है, N1। जब उसी तरह से नाइट्रोजन का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना चाहोगे तो आपको भूल जाना होगा कि इस गैस के अंदर में, इस कंटेनर के अंदर में बाकी कोई दूसरा गैस है, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हो तो भूल जाओ कि इसके अंदर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको एज्यूम करना है कि पूरे गैस कंटेनर में सिर्फ हाइड्रोजन ही फैला हुआ है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना होगा तो यू हैव टू फॉरगेट दैट देयर इज एनी अदर गैसेस इन द कंटेनर, जस्ट कंसीडर दैट देयर इज ओनली वन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द कंप्लीट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर T. So like this you can calculate all these partial pressure of the individual gas like oxygen, nitrogen, hydrogen and carbon dioxide. Finally, to get the total pressure inside this container, you have to add all these individual partial pressure. So can we say that total pressure of the mixture of gas, total pressure of mixture of gas, total pressure of mixture of gas is the sum of partial pressure of individual gas. इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए हम आखिरी लॉ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि होगा हमारा लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को हम लोग विसरण कहते हैं ना, विसरण का नियम। विसरण का मतलब समझिए क्या होता है, गैस का किसी जगह में फैलना विसरण कहलाता है। जैसे कि बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल, आप जब परफ्यूम लगाते हो तो परफ्यूम आप देखोगे उसका जो सुगंध होता है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। आप धूप जलाते हो तो उसका सुगंध जो होता है पूरे कमरे में फैल जाता है। यह किस वजह से हो पा रहा है, यह विसरण के यानी कि डिफ्यूजन के वजह से हो पा रहा है। तो एक लॉ होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, रेट, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसका विसरण उतना ही कम होता है। अर्थात कि अगर कोई गैस भारी है तो वह कम दूर चल पाएगा और कोई गैस हल्का है तो वह बहुत दूर तक चलेगा। तो कैन वी से दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन
of gas, rate of diffusion of gas is inversely proportional to a square root of the molecular mass. जैसे कि एग्जांपल मैं ले लूं, मेरे पास ऑक्सीजन है O2 और हाइड्रोजन है H2। दोनों को मैं फैलने के लिए अलाउ कर रहा हूं वातावरण में। एट एनवायरनमेंट में मैं ऑक्सीजन गैस को भी बोल रहा हूं फैलने के लिए और हाइड्रोजन को भी फैलने के लिए अलाउ कर रहा हूं, अर्थात कि किसी सिलेंडर से मैं लीक होने दे रहा हूं। तो आप जरा बताओ कि कौन सा गैस ज्यादा रेट से लीक होगा, कौन सा गैस का विसरण यानी कि उसके निकलने का जो रेट होगा अधिक होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है भैया? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2। तो किसका मास ज्यादा हो गया? ऑक्सीजन का मास ज्यादा हो गया या हाइड्रोजन का मास ज्यादा हो गया? ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसको हम लोग dq/dt कहते हैं, वो किसका ज्यादा होगा? हाइड्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि हल्का है हमारा हाइड्रोजन। तो इसलिए मैंने बोला कि किसी भी गैस का विसरण का जो दर होता है वह उसके मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राहम के गैसीय विसरण नियम से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राहम का गैसीय विसरण नियम होता है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, या हम इसको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी कहते हैं। अच्छे से लिखेंगे। अगेन साइंटिस्ट का नाम था ग्राहम, उन्होंने ही सजेस्ट किया था इस लॉ को, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और स्टेटमेंट समझ में आया क्या कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? किसी गैस के विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखेंगे, किसी गैस के विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो होप ये सब कुछ समझ में आ गया हो। जो हल्का गैस होगा वो फास्ट ट्रेवल करेगा, जो भारी गैस होगा वह स्लो ट्रेवल करेगा। ऑलराइट, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमने इससे पहले वाले क्लास में केमिस्ट्री को डिफाइन किया था, टाइप्स ऑफ, हमने केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उसके बाद हम लोग ने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिकैप कीजिए जल्दी से। देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो 5 हमारे स्टेट्स होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है हमारा लिक्विड, तीसरा होता है हमारा गैस, चौथा होता है हमारा प्लाज्मा, और पांचवा होता है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी। ये 5 लॉज हमने सबके बारे में डिटेल में पढ़ा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़े, किसके क्या लक्षण होते हैं, है ना। उसके बाद फिर हमने इवापोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण, उसके बारे में पढ़ा। और आज की क्लास में हमने जो गैस होते हैं उनके सारे लॉज के बारे में डिस्कस किया। तो लास्ट लॉ जो है वो हमारा आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ जो होता है वह रिलेशन देता है तीनों प्रॉपर्टीज, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, बिटवीन मत लिखो, अमोंग लिखो, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन आ रहा है। तो अमोंग लिखेंगे, रिलेशन अमोंग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब कि मोल।
इन चारों का आपस में जो रिलेशन है, एक कंटेनर है हमारा, मान लीजिए इस कंटेनर का वॉल्यूम V दे रखा है, इस कंटेनर का टेम्परेचर T है, इसका प्रेशर P है, और इसके अंदर में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, उसका गैस का मात्रा मान लीजिए N है। तो आइडियल गैस लॉ कहता है कि PV इज इक्वल्स टू nRT, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो होना चाहिए वह SI यूनिट में होना चाहिए, अर्थात केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर कैसे होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में नहीं चलेगा, केल्विन में रखना चाहिए। और R जो होता है वह एक शाश्वत स्थिरांक होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसका वैल्यू हमारा हमेशा फिक्स होता है, और इसके वैल्यू को भी याद रखिएगा 8.314 होता है इसका वैल्यू। ये है हमारा आइडियल गैस लॉ। किसी भी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट का रिलेशन जो देता है वही हमारा आइडियल गैस लॉ होता है। रियल गैस लॉ जो होता है वो अलग होता है। अच्छा, आइडियल गैस होने के लिए कुछ कंडीशन होंगे। हाँ, वो गैस जो संपीड़ित नहीं होता है, यानी कि इनकम्प्रेसिबल हो, है ना, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, जिनकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता हो, है ना, और वह गैस जिसमें रैंडमनेस नहीं होता हो, उसको हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। तो सर, जो आइडियल नहीं है यानी कि जो रियल गैस है, उनका कुछ अलग लॉ है क्या? यस, उसका अलग लॉ है। तो लिखिएगा रियल गैस लॉ। रियल गैस लॉ में भी हम वही पढ़ेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर के बीच रिलेशन होगा। तो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। ये हमारा होता है रियल गैस लॉ। अब इसमें A और B जो दिख रहा है नंबर, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। A जो होता है हमारा वैन डर वाल कांस्टेंट होता है, वैन डर वाल कांस्टेंट। बस ये इक्वेशन याद रखिएगा, एग्जाम में ये इक्वेशन ही पूछ देता है। वैन डर वाल्स, एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट, इट इज नॉट वॉल, इट्स WALS, वाल्स साइंटिस्ट का नाम था। इट इज वैन डर वाल कांस्टेंट। और B जो होता है वो होता है हमारा वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। ऑल राइट। तो इस B का सर कुछ फॉर्मूला है क्या? B का फॉर्मूला हो जाता है 4 इंटू एन नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे R जो होता है वो रेडियस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है, और एन नॉट जो होता है वो हमारा एवोगाड्रोस नंबर हो जाते हैं। तो चलिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बस याद रखिएगा, रियल गैस का इक्वेशन है। तो आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन में फ़र्क है। रियल जो हम लोग आसपास में हमारे जो गैस दिखते हैं, जो हम डेली महसूस करते हैं, वो सब रियल गैस है, क्योंकि ये कंप्रेस हो सकते हैं, इनमें रैंडमनेस है, ठीक है। बाकी आइडियल गैस जो होता है वो थियोरेटिकली सिर्फ होते हैं। और जो हमने लॉज पढ़े अभी तक, जो भी वो सब लॉज जो है वो आइडियल गैस के लिए ही हमने पढ़े थे, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, लॉज ऑफ डिफ्यूजन एंड आइडियल गैस लॉ। ये टोटल 7 लॉज हमने कवर कर लिए हैं, एंड दिस वाज वैलिड फॉर ओनली आइडियल लॉज, आइडियल गैस के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। क्लास के लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारा टेलीग्राम चैनल है अमर डेमी, अमर डेमी टेलीग्राम चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेंस के लिए एक स्पेशल हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को ऐड कर दूं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे PDF मिल जाएंगे आपको। ये ग्रोइंग चैनल है, तो इसको प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप में इस यूट्यूब के चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, कुछ इंप्रूवमेंट हो, कुछ कंटेंट नया लाना हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।